हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में थोड़ा सा टेक्निकल एरर आने की वजह से हम थोड़ा सा 4.5 मिनट का ही वीडियो तैयार हो पाया। उसी में हम कंटिन्यूएशन में ये करते हैं कि ये जो आपका मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया था कि लेबर और कैपिटल इधर रखते हुए ये हम आइसोक्वांट ड्रॉ करते हैं, है ना। तो देखिए ग्रेजुअली जो त्यागी गई मात्रा है जिस भी साधन की, जैसे कैपिटल हम कम कर रहे हैं और लेबर को बढ़ा रहे हैं, तो ग्रेजुअली वो कम होता जा रहा है। त्यागी गई मात्रा कम होती जा रही है, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि y1, y2, y3, y4, y5, है ना, और L1, L2, L3, L4, L5, राइट। तो y1 से y2 की मात्रा जो है वो ज़्यादा है, किससे? y2, y3 से। फिर y3 से y4 से y2, y3 की मात्रा ज़्यादा है, और इसी प्रकार से y5 तक की। तो यानी कि त्यागी गई मात्रा हमेशा कम होती जाती है। इसको हम सीमांत प्रतिस्थापन की तकनीकी दर भी कहते हैं, है ना। सीमांत प्रतिस्थापन की तकनीकी दर, यानी कि जो जिस भी साधन का त्याग किया जाता है वो उत्पत्ति के हास नियम लागू होने की वजह से जो साधन त्याग किया जाएगा उसकी क्रमशः मात्रा कम त्यागी जाएगी, राइट। और जिस साधन को बढ़ाया जाएगा उसकी क्रमशः मात्रा ज़्यादा बढ़ाई जाएगी, राइट। तो इसको हम कहेंगे सीमांत प्रतिस्थापन की तकनीकी दर। ये देखिए, ये दिस इज़ मोर देन दिस, दिस इज़ मोर देन दिस, यानी कि हर बार दिस बिकमिंग लेसर। इसको हम कहेंगे, यानी कि इसके हर बिंदु पर, ए बिंदु पर, बी बिंदु पर, सी बिंदु पर, डी बिंदु पर, सभी पर समान उत्पादन हो रहा है। यानी अगर हम 100 बॉटल्स का उदाहरण हमने लिया था, तो हर बिंदु पर 100 बॉटल्स का उत्पादन हो रहा है। ओनली देयर इज चेंज इन कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। यानी कहीं पर लेबर ज़्यादा और कहीं पर कैपिटल ज़्यादा है, यही चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हुआ आइसोक्वांट कर्व्स। अब देखिए, जो आइसोक्वांट कर्व्स हैं वो एग्जैक्टली लाइक जैसे हमने इंडिफरेंस कर्व किया था, उसी प्रकार से इंडिफरेंस कर्व की तरह ही आइसोक्वांट कर्व्स भी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होते हैं, है ना। ओरिजिन ये पॉइंट है हमारा, और इसकी तरफ उन्नतोदर होते हैं। क्यों? क्योंकि तकनीकी सीमांत प्रतिस्थापन की तकनीकी दर गिरती हुई होती है ना। तो एक की मात्रा, त्यागी गई मात्रा कम होती जाती है, और जिसको बढ़ाते हैं वो बढ़ती जाती है। फिर हर ऊपर वाला आइसोक्वांट कर्व ज़्यादा उत्पादन का द्योतक है ना। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा साधन का इस्तेमाल करता है, और चूंकि हर ऊपर वाला ज़्यादा उत्पादन का द्योतक है, इसीलिए एक आइसोक्वांट दूसरे आइसोक्वांट को काट नहीं सकता। कि ऐसा नहीं हो सकता यहाँ ये ज़्यादा उत्पादन दे, यहाँ ये कम उत्पादन दे। तो ये रूल जो है वो उसको डिफाई कर देता है। इसलिए क्योंकि इसके हर संयोग पर सेम उत्पादन है, तो यहाँ ज़्यादा इससे ज़्यादा और यहाँ से कम नहीं हो सकता। इसी प्रकार से आइसोक्वांट कर्व गोलाकार नहीं हो सकते। इसी प्रकार आइसोक्वांट कर्व्स कॉनकेव टू द ओरिजिन नहीं हो सकते, है ना। जैसे सेम एग्जैक्टली द सेम जैसे हमने इंडिफरेंस कर्व में किया था, वही रूल इस पर लागू होता है। सिर्फ वहाँ हम सेटिस्फैक्शन वर्ड यूज़ करते हैं, यहाँ प्रोडक्शन। वहाँ दो वस्तुओं के संयोग हैं, यहाँ पर साधनों के संयोग हैं। अब इसी में हम देखें कि किसी वस्तु की अगर कोई एक साधन अगर उसकी कीमत कम हो जाएगी तो वही साधन अब ज़्यादा प्रयोग में आएगा, और कीमत कम हो जाएगी तो और
और अधिक प्रयोग में आएगा। तो इसको हम कहते हैं, ये जो जाएगा इसको अपन कहेंगे विस्तार पथ। ठीक है। और इसी प्रकार से अगर बजट ज़्यादा हो जाता है, तो किसी भी फर्म के पास अगर बजट ज़्यादा होता जाता है तो फर्म का विस्तार करने के लिए वो और अधिक साधनों का प्रयोग करता है और प्रोडक्शन बढ़ जाता है, और अधिक साधनों का प्रयोग करता है और प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, और इसको हम कहेंगे, ठीक है, ए से बी पर गया, बी से सी पर गया। ये कीमतों की वजह से, तो ये लागत कम होती जाएगी तो साधन को बढ़ाया जाता जाएगा। राइट। इसी में हम कहेंगे कि एक उत्पादक का संतुलन कहाँ होगा, कि हर उत्पादक चाहता है कि उत्पादन अधिकतम हो, लेकिन उसका जो बजट है वो उसकी सीमा रेखा होता है। ये इसकी बजट रेखा हम जैसे हमने इंडिफरेंस कर्व में बनाया था, यानी कि सारे बजट का इस्तेमाल करते हुए या तो वो इतनी लेबर खरीद सकता है, या इतनी कैपिटल, या विभिन्न संयोग। और उसी प्रकार से ये आइसोक्वांट कर्व अगर है 1, ये आइसोक्वांट कर्व है 2, और ये आइसोक्वांट कर्व है 3, तो ये एक बिंदु है, ये एक बिंदु है, ये एक बिंदु है, और ये एक बिंदु है। ए बिंदु, बी बिंदु, सी बिंदु और डी बिंदु, है ना। तो ए और सी पर वो नहीं रहेगा, क्योंकि इसी बजट में वो ज़्यादा प्रोडक्शन के लेवल पर जा सकता है, क्योंकि आइसोक्वांट ऊपर वाला आइसोक्वांट ज़्यादा उत्पादन का सूचक है, इसलिए वो ऐसे आइसोक्वांट का ऊपर रहेगा जो उसकी बजट की लाइन से स्पर्श करता हुआ गुजरे, यानी मैक्सिमम लेवल पर। और डी पर वो जा नहीं सकता क्योंकि इतना उसके पास बजट नहीं है। तो बी बिंदु जो है वो उत्पादक का कौन सा बिंदु होगा, अनुकूलतम या ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। अब इन सबको आप कर लीजिएगा, बाकी हम अगले चैप्टर में, अगले लेक्चर में बात करेंगे। आइसोक्वांट कर्व्स को आप पूरा करके देख लीजिए। थैंक यू बच्चों।